या दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके YouTube चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हमारी क्लास पॉलिटी के पिछली क्लास से आगे बढ़ रही है और पिछली क्लास में हम आपको वीटो पावर की शक्ति बताए थे, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के वीटो पावर के संबंध में आपको उस जानकारी को दी गई थी जो अमूमन आप नहीं समझ पाते हैं कि वीटो पावर कैसे उपयोग करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, और वीटो पावर के अंतर्गत कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है या कौन सी शक्ति राज्यपाल को मिली हुई है। दोस्तों आज हम जो क्लासेस लेकर आए हुए हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की ही शक्ति को लेकर है। हमारे देश में राष्ट्रपति सुपर पावर, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं, संवैधानिक सुपर पावर राष्ट्रपति है। उसी तरह से प्रदेश में, प्रांत में संवैधानिक सुपर पावर के रूप में राज्यपाल है। दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी शक्तियां भी, बहुत सारी शक्तियां हैं, महान शक्तिशाली व्यक्ति ये लोग कहे जाते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें शक्तियों को संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है। इनके नीचे एक मंत्रिपरिषद है जो पूरी शक्तियों का संचालन करती है। फिर भी आज हम जिस चैप्टर को लेकर बढ़ रहे हैं वह चैप्टर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को इंडिकेट करेगा, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को इंडिकेट करेगा। आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 72। और दोस्तों राज्यपाल को अगर क्षमादान की शक्ति की बात की जाए तो राज्यपाल को 161 में राज्यपाल क्षमादान की शक्ति को रखता है। दोस्तों ये दोनों आर्टिकल है और क्षमादान के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल से अधिक क्षमादान के अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी राज्यपाल राज्य में राज्य सूची के अंतर्गत बनाए गए किसी कानून को लेकर क्षमा की शक्ति रखता है और लोगों को क्षमा देता है। ऐसे अपराधी जो अपराध करके कानूनन सजा का भुगतान भुगतते हैं, ऐसे अपराधियों के द्वारा अगर सजा की जो है कि मांग की जाती है तो राज्यपाल भी सजा माफ करने का काम करते हैं। दोस्तों ये अपने आप में सजा कैसे माफ की जाती है, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि जो विधि अधिकारी होता है केंद्र में या प्रदेश में, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। दोस्तों महान्यायवादी के वहाँ एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भरने के बाद वो फॉर्म जमा किए जाते हैं जो आपके क्षमा के संदर्भ में होते हैं, और महान्यायवादी फिर उस फॉर्म को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। राष्ट्रपति कार्यालय फिर गृह मंत्रालय को यह सूचित करता है कि फला नाम के व्यक्ति के लिए क्षमा याचना की एक प्रस्ताव आया है। गृह मंत्रालय फिर उस राज्य के, जिस राज्य का अपराधी है, उस राज्य के गृह मंत्रालय को सूचित करता है। फिर वह राज्य का गृह मंत्रालय जिस जिले का वह व्यक्ति है उस जिले के डीएम से एक रिपोर्ट मंगाता है, जिसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके डीएम जब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, गृह मंत्रालय को भेजती है, तो गृह मंत्रालय यह तय करता है कि क्षमा देने लायक व्यक्ति है कि नहीं। अगर गृह मंत्रालय यह कह दे कि व्यक्ति क्षमा देने लायक है तो फिर राष्ट्रपति जी चाहे तो उसकी क्षमा याचना स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात क्षमा दे सकते हैं। अन्यथा राष्ट्रपति अगर न चाहें तो वहां भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, उसे क्षमा नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम क्षमा के बारे में इतना जानते हैं। हालांकि ये भी मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे क्षमा के अधिकार हैं जो राष्ट्रपति के पास तो हैं लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे अधिकार हैं हमारे यहाँ जो राज्यपाल को नहीं दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पूरे देश का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल से अधिक पावरफुल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रूप से होता है। अगर सही रूप में शक्तियों का इस्तेमाल करने को लेकर अगर बात किया जाए तो राज्यपाल कहीं शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है, कहीं शक्तियों को अधिक प्रयोग कर पाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा, जो पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि यदि राष्ट्रपति के पास संसद दोबारा कोई विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति वहां सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर राज्य का विधानमंडल दोबारा कोई विधेयक भेजता है पारित करके तो वहां राज्यपाल बाध्य नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार भी अगर भेजे तो राज्यपाल बाध्य नहीं है जहां कि वो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को
स्वीकृत कर सके या अनुमति दे सके। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के हर निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं बनाया गया है राज्यपाल को, लेकिन सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के हर निर्देश को राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है मानने के लिए। राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी काम करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाती हैं अगर राष्ट्रपति के एवज में देखा जाए। लेकिन यहाँ क्षमादान के बारे में देखा जाए कि क्षमादान के बारे में क्या होता है, तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये 5 प्रकार के क्षमा की शक्तियां प्राप्त है। 5 तरीके से क्षमा करता है राष्ट्रपति, जिसमें पहला है क्षमादान। दोस्तों मैं बता दूं कि क्षमादान एक ऐसी इंडिकेशन है जो कई किताबों में क्षमादान नामक कोई विकल्प नहीं दिया रहता है, लेकिन कुछ किताबों में और बहुत सारे जगहों पर क्षमादान का एक विकल्प है, जिसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो संपूर्ण दंड को क्षमा कर सकता है और दंड आधारित जो आदेश आए हैं उसको भी माफ कर सकता है। अर्थात अगर किसी तरह से कोई व्यक्ति 10-20 बरस की सजा पाया है, क्षमादान के अंतर्गत पूरी सजा उसकी माफ हो जाएगी और जो कानूनन जो है कि न्यायपालिका ने जिन शब्दों का उपयोग किया है या आदेश का उपयोग किया है उस आदेश से भी मुक्त कर दिया जाएगा वो अपराधी। तो इस तरह से राष्ट्रपति को क्षमादान के अंतर्गत यह पहला अधिकार दिया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए परिलंबन का, तो परिलंबन का एक अधिकार राष्ट्रपति को काफी महत्वपूर्ण अधिकार है और यह तब उपयोग करता है राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गई हो, मौत की सजा हो गया हो, फांसी की सजा हो गया हो और ऐसी परिस्थिति में वह अपराधी राष्ट्रपति से फांसी रुकवाने की बात करे या पुनर्याचिका दायर कराने के लिए अवसर देने की बात करे, तो फिर राष्ट्रपति जी उसको परिलंबन के अपने क्षमादान के अधिकार के अंतर्गत उस अपराधी को उसके अस्थायी तौर पर फांसी की सजा को रोक सकता है और उसे पुनर्याचिका दायर करने का अवसर दे सकता है। अर्थात एक बार पुनः वह कोर्ट जाने का अधिकार ले लेता है यदि राष्ट्रपति उसको परिलंबन के अंतर्गत क्षमा कर देता है। तो ये दूसरा है परिलंबन के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया गया क्षमादान। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि इससे राष्ट्रपति परिलंबन के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक तरह से अस्थायी रोक लगाता है, अस्थायी रोक लगाता है और पुनर्विचार के लिए अवसर देता है अपराधी को कि जाकर न्यायपालिका से अपनी जो सजा है उस पर पुनर्विचार के लिए कह सके। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अब हम देखते हैं कि तीसरा परिहार क्या कहता है। तीसरा परिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति परिहार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की सजा को प्रकृति में कमी किए बिना उसकी सजा को कम करते हैं। तो यह होता है परिहार की सजा को कम करना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 5 साल की सजा मिली हुई है तो इसको घटाकर 2 साल कर देना। लेकिन दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना होता है कि 5 साल की सजा वाली प्रकृति नहीं समाप्त होती है, सिर्फ मात्रा में कमी की जाती है। जो जेल का भुगतान होता है या सजा का जो भुगतान होता है सिर्फ उसमें कमी की जाती है। वह 5 वर्षीय दंड पाया हुआ अपराधी कहा जाएगा, उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह सजा याफ्ता के तौर पर 5 वर्षीय अपराधी कहा जाएगा, लेकिन जेल में भले ही वो 2 साल बिताए क्षमा पाकर परिहार के अंतर्गत। तो ये परिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया गया क्षमादान है। दोस्तों अगर हम लघुकरण की बात करें तो लघुकरण की बात में यह है कि जब राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति का क्षमा लघुकरण के अंतर्गत कम करते हैं तो दोस्तों उसमें प्रकृति में भी कमी करते हैं और मात्रा में भी कमी करते हैं। मतलब सजा की वर्ष जो है, सजा के दिन वो भी कम हो जाते हैं और प्रकृति में भी कमी आ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गया हो या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मृत्युदंड या आजीवन कारावास को परिवर्तित करके राष्ट्रपति जी कठोर सजा में बदल सकते हैं। यह लघुकरण के अंतर्गत है, यानी अर्थात कम कर सकते हैं।
एक अपराधी की सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। इसमें प्रकृति में भी कमी आती है, मतलब सजा के प्रकृति में भी कमी आती है दोस्तों, और सजा की मात्रा में भी कमी आती है। अर्थात अगर आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है तो राष्ट्रपति उसको 10 वर्षीय सजा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये लघुकरण के अंतर्गत होता है। इसमें प्रकृति में भी कमी आती है और सजा के भुगतान अर्थात मात्रा में भी कमी की जाती है। तो ये दोस्तों चौथा है और लघुकरण है। ये बहुत इजी में मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, कम समय में बता रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके आप हमारे शब्दावली को समझते हुए एक बार पुनः क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बहुत जगहों पर इस तमाम तरह की बातों को उलझन में रखते हुए कहीं स्पष्टीकरण नहीं कराया जाता है, सिर्फ आपको अपने बातों को परोसने का काम किया जाता है आपके सामने। लेकिन मैं आपसे एक बार पुनः कह रहा हूं कि अगर किसी प्रकार से हमारी शब्दावली में आप कमी महसूस करते होंगे, जैसे वीडियो रिपीट करेंगे आपको और स्पष्टता नजर आएगी और बेहतर ढंग से आपको समझने का मौका मिल जाएगा। अगर हम पांचवें और अंतिम की बात करें तो ये विराम है। विराम का मतलब कहीं ना कहीं रुकावट होती है, विराम का मतलब कहीं ना कहीं ठहराव होता है। दोस्तों ये विराम का जो माफी है यह कुछ विशेष कारणों से ही की जा सकती है, और विशेष जब तक कारण इसमें नहीं शो किया जाएगा तब तक इसकी माफी नहीं हो सकती है। दोस्तों विशेष कारण यह है कि अपराधी जो सजा पा चुका है और क्षमा की याचना करता है और विराम के अंतर्गत वो क्षमा चाहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अपराधी के साथ कुछ विशेष केस होने चाहिए, जैसे अपराधी अपंग हो गया हो, या अगर महिला अपराधी हो तो गर्भावस्था में हो, प्रेगनेंसी की स्थिति में हो, तो ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्रपति जी चाहें तो विराम के अंतर्गत उसकी सजा को कम कर सकते हैं। 2 वर्ष की सजा को 2 मंथ भी कर सकते हैं, 1 वर्ष कर सकते हैं, या किसी तरह से उसको माफी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यह किसी विशेष परिस्थिति में माफ किया गया प्रावधान है जो विराम के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि राज्यपाल की तरफ क्या कंडीशन बनती है। यहां तो राष्ट्रपति के बारे में सारे कंडीशन हमने पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की तरफ क्या होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो चीजें आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं वो सभी बातें राज्यपाल के ऊपर लागू होती है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। सिर्फ बात यह होती है कि राज्य सूची के अंतर्गत बनाए गए कानून के ही ऊपर राष्ट्रपति क्षमा करता है। बस इसका एक लाइन यही जान लीजिए कि केंद्रीय सूची या संघ सूची पर बनाए गए किसी कानून पर राज्यपाल को ऐसा करने की शक्ति नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन राज्य कानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्य में सजा पाया हो, कठोर से कठोर सजा पाया हो, तो राज्यपाल के समक्ष क्षमा याचना दे सकता है और क्षमा भी उसे मिल सकती है। राष्ट्रपति इन्हीं तरीकों से एक व्यक्ति की राज्य में भी क्षमा करता है या क्षमा करने का उसको शक्ति प्राप्त है। अब दोस्तों हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्षमा करने में क्या डिफरेंसेस है। क्या राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्तियां नहीं है, या फिर है तो फिर राज्यपाल को क्या नहीं है, या फिर है। तो हम कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्ति के बारे में देखेंगे। पहला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति को मौत की सजा को माफ करने की शक्ति है, अर्थात मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि कोई मौत की सजा पाया हुआ व्यक्ति हो, चाहे राज्य कानून के अंतर्गत ही पाया हुआ व्यक्ति हो मौत की सजा, तो भी मौत की सजा माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। अर्थात राष्ट्रपति के पास ही माफी की याचना होगी। यदि व्यक्ति की मौत की सजा हुई है और व्यक्ति माफी चाहता है, व्यक्ति सजा को समाप्त करवाना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करेगा। दोस्तों दूसरा इसमें ये विशेष है कि राज्यपाल साहब यदि मार्शल कोर्ट या सैन्य कोर्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा हुई है, सेना के किसी कोर्ट ने किसी अपराधी को सजा दिया है, तो ऐसे अपराधी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास जाएंगे क्षमा याचना को लेकर, राज्यपाल के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अर्थात मार्शल कोर्ट के अंतर्गत सजा प्राप्त व्यक्ति को माफ राज्यपाल नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, उसमें एक बात जरूर है कि राज्यपाल को अगर किसी प्रकार की मौत की सजा को लेकर कोई व्यक्ति गया तो राज्यपाल को सिर्फ अस्थायी, राज्यपाल को उसे स्थगित करने की शक्ति है, लेकिन माफ करने की शक्ति नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि मौत की सजा पाए व्यक्ति की सजा को रोक सकते हैं, कुछ देर तक, कुछ दिन तक टाल सकते हैं या टाले रख सकते हैं,
उसे एक तरह से कह सकते हैं कि स्थगित किए रह सकते हैं, लेकिन माफी देने का, मौत की सजा को माफी देने का अधिकार राज्यपाल महोदय को नहीं है। दोस्तों हमारे वहां जो भी कानून है वो 1861 के अंतर्गत आईपीसी की धारा है, जिस पर सारा कानून का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैकाले के समय में उस आईपीसी को निर्मित किया गया। अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं जिस पर काफी आपत्तियां हो चुकी हैं। हर लोग या कई लोग उसका विरोध कर चुके हैं, क्योंकि हमारे कानून अमीरों को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन गरीबों को प्रोटेक्ट करने में असफल नजर आता है। हमारे वहां के कोई अपराधी, खासकर नेतागण या बड़े लेवल के लोग, 1-2 दिन में ही जेल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के गरीबों को जेल से बाहर होने का मौका नहीं मिल पाता है और हजारों वर्षों और जो है कि 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक वो जेल में रहकर अपनी जिंदगी खपाते रहते हैं, जिंदगी खपाने के लिए मजबूर रहते हैं। तो दोस्तों कानून तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों पर कैसे लागू हो पा रही है, अलग अलग लोगों के साथ कैसे वो अलग व्यवहार कर पा रही है, ये काफी प्रश्न चिन्ह है वाला विषय है। मैं इसको लेकर किस दिन आपके सामने विस्तृत वीडियो को डिफाइन करूंगा कि क्या कारण है, कौन से मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारे कानून सब पर बराबर रूप में काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत का कानून राष्ट्रपति और राज्यपाल के सिवाय हर किसी तक पहुंचता है और कानून की नजर में सब लोग बराबर होते हैं, अगर राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए और राज्यपाल को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये आज का क्षमादान के संबंध में था वीडियो। ये वीडियो कैसा रहा आप जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर, ताकि हम आप तक एक बेहतर विकल्प के रूप में पहुंच सकें, जिससे आपके हर छोटी बड़ी उम्मीदें जो पॉलिटी या अन्य जीएस को लेकर हो रही होंगी उसकी पूर्ति हमारे तरफ से की जा सके। दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।